कथा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। लाहौर के सूबे ने काबल के सिखों से गुरु जी के लिए लाए 2 घोड़े छीन लेने। गांव रूपेके में एक दिन जब गुरु जी का दीवान सजा हुआ था तो काबल की संगत के साथ गुरु जी के 2 मनसद भाई ताराचंद और बख्तमल ने आकर प्रार्थना की कि सच्चे पातशाह, आप जी की कार भेंट इकट्ठी करके हम आप जी के लिए 2 बहुत बढ़िया घोड़े खरीद कर काबल से संगत के साथ आ रहे थे, तो लाहौर के सूबे ने वह दोनों घोड़े जबरदस्ती छीन लिए और शाही तबेले में बांध लिए हैं। इस बात का हमें बड़ा ही दुख है। हम बड़े प्रेम के साथ सेवा करके इन घोड़ों को आप जी की सवारी के लिए लेकर आए थे। गुरु जी ने धैर्य दिया और वचन दिया कि तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी तरफ से हमको घोड़े पहुंच गए हैं। भाई बिधि चंद ने एक घोड़ा ले आना। बाद में विचार करके गुरु जी ने भाई बिधि चंद को कहा कि इन प्रेमियों के मन की इच्छा को पूरा करने के लिए जैसे तैसे करके इन घोड़ों को तुम हमारे पास लेकर आओ। यह काम तेरे ही करने योग्य है। बिधि चंद ने कहा कि महाराज, जैसे आज्ञा करो, मैं हाजिर हूँ। बिधि चंद गुरु जी से खुशियाँ लेकर लाहौर को चल पड़ा और लाहौर पहुंचकर भाई जी ने एक सिख के घर ठहर गया। दूसरे दिन भाई बिधि चंद बड़े अच्छे नरम हरे हरे घास की गठड़ी खोदकर किले के द्वार के आगे आ बैठा। शाही घोड़ों के तबेले का दरोगा सोंधे खां घास की गठड़ी का मूल्य करके भाई बिधि चंद से उठवा कर घोड़ों के तबेले में ले गया और कहा कि यह घास इन घोड़ों के आगे डाल दो। भाई बिधि चंद ने घास को बहुत अच्छी तरह घोड़ों के आगे डाल दिया और फिर आपने घोड़ों को अपने कपड़े से ही मुंह और पैरों तक बड़ी अच्छी तरह साफ कर दिया। इस सफाई से घोड़े भी बहुत खुश होकर घास खाने लगे और दरोगा भी बड़ा खुश हुआ कि इसने पातशाही घोड़ों से बहुत प्रेम प्यार दर्शाया है। इस प्रसन्नता के कारण सौंदे खां ने बिधि चंद को कहा कि तुम रोज ही एक गठड़ी अच्छे घास की इन घोड़ों के लिए ले आया करो और रात भी घोड़ों के पास ही रहा करो। पैसे तुम्हें महीने की तनख्वाह के हिसाब से मिल जाया करेंगे। इस फैसले के अनुसार बिधि चंद को घोड़ों के तबेले के पास रहने की जगह मिल गई और वह रोज ही एक गठड़ी घास की लाकर घोड़ों की मालिश और सफाई करके बड़े प्रेम से खिलाता। सोंधे खां दरोगा बिधि चंद पर बड़ा खुश रहता। इस तरह भाई बिधि चंद ने कुछ दिनों में सब कुछ देखभाल कर एक घोड़ा लेकर बाहर निकलने की योजना बना ली। एक दिन भाई बिधि चंद ने अपने सारे साथी नौकरों और पहरेदारों को कबाब के साथ बहुत शराब पिलाकर बेहोश कर दिया और आप घोड़े पर सवार होकर किले की पिछली दीवार से उसको रावी दरिया में, जो किले के साथ ही बहा करती थी, छलांग मरवा दी। दरिया से घोड़े को पार करके भाई बिधि चंद यह तुक गुर मेरे साथ सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले पढ़ता हुआ जंगल देश में गुरु जी के पास भाई रुपेके गांव पहुंच गया। घोड़े को देखकर भाई बख्तमल मनसद ने बताया कि महाराज, इस घोड़े का नाम दिलबाग है। गुरु जी ने भाई बिधि चंद पर खुश होकर उसको शाबाशी दी और घोड़े की देखभाल के लिए भाई जेठे को नियत कर दिया। भाई बिधि चंद ने दूसरा घोड़ा लाना। सुबह जब सौंदे खां को पता चला कि दिलबाग घोड़ा तबेले में नहीं है तो उसने यह बात बादशाह को बताई। बादशाह ने अपने खोजियों को घोड़ा ढूंढने के लिए हुक्म दे दिया। खोजी घोड़े को खोजने लगे। इधर भाई बिधि चंद दूसरा घोड़ा लाने के लिए गुरुजी से शाबाश लेकर लाहौर को चल पड़ा। गुरुजी आप भाई जोध की श्रद्धा और प्रेम को देखकर उसके गांव कांगड़ चले गए। भाई बिधि चंद रुपेके गांव से चलकर तीसरे दिन लाहौर पहुंच गया और एक धर्मशाला में जा ठहरा। वहां पर भाई बिधि चंद ने शाही ढिंडोरा सुना कि जो भी कोई बादशाह के घोड़े का पता बताएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा।
यह ढिंढोरा सुनकर बिधि चंद ने एक सिख भाई बोहड़ू के द्वारा एक लंबा चोला तैयार करवाकर गले में डाल लिया और हाथ में ज्योतिष बताने के लिए संगली पकड़ ली। अपने सिर के केश खोलकर पीछे पीठ के ऊपर फेंक दिए, दाढ़ी दो तरफ करके खोल दी। इस तरह दिल्लीवाल के ज्योतिष बनकर किले के सामने जा बैठा और संगली फेंककर ज्योतिषियों की तरह बातें बताने लगा। जब इस बात का दरोगा सोंदे खां को पता चला कि कोई ज्योतिषी आया है, तो उसने ज्योतिषी को बुलाकर कहा कि अगर तुम बादशाह के घोड़े का पता बता दोगे कि वह कहाँ है और किसने चुराया है, तो तुमको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ज्योतिषी ने कहा कि मैं खुदा के हुक्म के साथ पूरा पूरा पता बताऊंगा, परंतु पहले मुझे वह जगह देखनी पड़ेगी जहां से घोड़ा चुराया गया है। यह बात सुनकर सौंदे खां ज्योतिषी को किले में ले गया और तबेले वाली जगह पर जहां घोड़ा बंधा हुआ था वह दिखलाई। ज्योतिषी ने वहां बैठकर अपनी संगली 2-3 बार जमीन पर हिलाई और फिर आकाश की ओर देखकर कहा कि जिसने घोड़ा लिया है और जिसके पास अब घोड़ा है वह सब कुछ बताऊंगा। अगर रात के समय सारे दरवाज़ों को ताले लगा दिए जाएं और किले के आगे पहरा खड़ा हो जाए, सारे नौकर उस रात की तरह ही अपने अपने स्थानों पर सो जाएं, फिर मैं दूसरे घोड़े की सुध लेकर आपको सब कुछ सुबह बता दूंगा। ज्योतिषी की इस बात पर भरोसा करके रात के समय उस तरह ही किया गया। जब एक पहर रात बीत गई तो बिधि चंद दूसरे घोड़े गुलबाग पर सुनहरी जीन डालकर उसे तबेले से बाहर ले आया और उस पर सवार होकर ऊंची आवाज में कहा कि पहले घोड़े का पता यह है, वह इस समय जंगल देश के भाई रुपये के गांव में श्री गुरु हरगोबिंद जी के पास है। उसको वह घसियारा ही ले गया था जो आपने कसेरा नौकर रखा था। यह दूसरा घोड़ा भी वह घसियारा कसेरा ही ज्योतिषी बनकर उस पहले घोड़े के पास गांव रुपये के गुरु जी के पास ही ले चला है। इसके पश्चात भाई बिधि चंद ने घोड़े को चाबक मारकर पहले की तरह ही किले की दीवार कुदवाकर दरिया में फेंक दिया और दरिया के पार करके रास्ते में शब्द झूम झूम कर पड़ता हुआ गुरु जी के पास पहुंच गया। रुपये के गांव पहुंचकर जब भाई बिधि चंद को पता चला कि गुरु जी कांगड़ चले गए हैं, तो बिधि चंद घोड़ा लेकर गुरु जी के पास कांगड़ पहुंच गया। गुरु जी बिधि चंद को घोड़े सहित देखकर बहुत खुश हुए और शाबाशी देकर वचन किया कि भाई बिधि चंद, हम तुम पर खुश हैं, तुम निहाल हुए हो। जंग की तैयारी। भाई बिधि चंद ने गुरु जी का घोड़ा लाने का सारा समाचार बताकर कहा कि शाहजहां अब जल्दी ही फौज लेकर आएगा और या फिर किसी अपने बड़े सेनापति को भेजेगा। आप उनके टकराव के लिए तैयारी कर लो। यह बात सुनकर गुरु जी ने जोध शाह के साथ सलाह करके कांगड़ से 4-5 कोस दूर नथाने गांव की एक पानी की कच्चा सरोवर ढाब के पास अपने 1000 शूरवीरों के साथ डेरा डाल दिया और बादशाही फौज का इंतजार करने लगे। तंबू कनाते लगाकर ढाब के चारों तरफ शूरवीर नियुक्त कर दिए गए। बादशाही फौज की चढ़ाई। जब भाई बिधि चंद बादशाह को गुरु जी की सारी जगह ठिकाने का बता आया, तो बादशाह को गुरु जी पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने वजीरों को कहा कि पहले इस हिंदुओं के गुरु ने हमारा बास पकड़ लिया और लड़ाई करके हमारे बहुत सारे सैनिक और सेनापति मार दिए। फिर इसने रुहेले गांव की तबाही करके सूबा जालंधर की फौज का सर्वनाश कर दिया। लाहौर से काजी की लड़की निकाल ले गया। फिर काजी से घोड़ा खरीद कर उसके पास पैसे भी मार लिए। अब यह हमारे 2 घोड़े भी बड़ी चालाकी से अपने अपने चोरों के द्वारा ले गया। अगर इसका कोई पक्का उपाय न किया गया तो बादशाही दबदबा देश पर नहीं रहेगा। बादशाह की यह बात सुनकर जब सब ने उससे अपनी सहमति प्रकट कर दी, तो बादशाह ने अपने सेनापति लला बेग को 35,000 योद्धे देकर गुरु जी को जिंदा पकड़कर लाने का हुक्म दे दिया। लला बेग की फौजों की चढ़ाई का जब गुरु जी को पता चला,
तो आप जी ने भी अपने सैनिकों को तैयार करके मोर्चों पर बिठा लिया। लला बेग लाहौर से चलकर 5वें दिन तिरोदशी को रुपए के गांव से गुरु जी का पता करके अपने साथ लगभग 100 सवार कर नथाने की ढाब गुरु जी को पकड़ने के लिए आया। आगे से सिख शूरवीरों ने वैरी जत्थे को दूर से आता देखकर धड़ाधड़ बंदूकें छोड़ दी। गोलियों की बौछार से लला बेग के कुछ शूरवीर घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और बाकी पीछे हट गए। इस झड़प के बाद जब रात का अंधेरा हो गया तो गुरु जी ने अपने योद्धाओं को कहा कि इस समय दुश्मन की थकी हुई और इस जगह की अनभिज्ञ फौज को पराजय देने का यही समय है। शक्ति संचित धावा बोलो और तबाही कर दो। गुरु जी का हुक्म सुनकर जोधराय और मलक जाति ने अपने योद्धाओं को ललकार कर रात के अंधेरे में दुश्मन सेना पर आक्रमण कर दिया। मशालें बुझ गई, घट्टा टोप अंधेरा मच गया और मारो मार की आवाज़ें और घायलों की चीखों से कुरलाहट मच गई। किसी को कुछ सुनाई न देता था और आपाधापी में बहुत खून खराबा हो गया। दूसरे दिन सवेरे ही लला बेग ने कमर बेग की अगुवाई में 7,000 योद्धाओं के साथ गुरु जी के ऊपर धावा बोल दिया। सर्दी की ऋतु के कारण दुश्मन सिपाही सर्दी के साथ ठिठुरे हुए जब आगे बढ़े तो जोध शाह ने अपने भाई सलेम शाह को 5-6 योद्धे देकर दुश्मन का सामना करने के लिए भेज दिया। आमने सामने दोनों तरफ से शस्त्र, गोलियों और तीरों की वर्षा होने लगी। मृतकों और घायलों के ढेर लग गए। धरती रक्त रंजित हो गई। इस घमासान के युद्ध में शाही फौज अपनी बहुत सी सेना मरवा कर पीछे हट गई। यह नुकसान देखकर लला बेग बहुत घबराया। कमर बेग ने लला बेग को कहा कि हमको ठंडी हवा और सर्दी कुछ नहीं करने देती। सवेरे का समय हमको उल्टा ही पड़ा है। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।